आई नो। छोटी सी मुलाकातों में जिंदगी भर के फैसले नहीं लिए जाते हैं। मैं भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। मुझे हमेशा से लगता था कि लोग अरेंज मैरिज कैसे कर लेते हैं, एक दो मुलाकातों में कैसे पता कर लेते हैं कि एक इंसान कैसा होगा। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि कुछ लोगों को जानने के लिए लंबी मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। युग ने गीत की ओर देखते हुए कहा, तो गीत की निगाह युग से जाकर टकरा गई। युग का इस तरह से सहज भाव से अपनी बात कह देना गीत को बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो उसे बेहद बेफिक्र और बिंदास लड़का लग रहा था, लेकिन उसकी एक बात में कहीं ना कहीं उसे परिपक्वता दिखी। आप कुछ बताइए। गीत को चुप देखकर युग ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की समझ कम है, इसलिए शादी का फैसला घर वाले ही लें तो बेहतर है। इसलिए मैंने हमेशा से फैसला अपने घर वालों पर छोड़ रखा था। उनका भी कहना था कि अगर मुझे कोई पसंद हो तो मैं उन्हें बता सकती हूँ। धीरे धीरे गीत भी उसे सहज होने लगी थी। तो फिर कोई पसंद आया क्या? कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। मुझे इन सब बातों से कोई दिक्कत नहीं है, युग ने मजाकिया अंदाज में पूछा। हाँ, पसंद आया, गीत ने कहा तो युग एकदम पूछने लगा, अरे वाह, कौन, कब, कहाँ, कैसे? युग जिज्ञासा से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले, जब किसी ने कहा कि कुछ लोगों से मिलने के लिए लंबी मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती है, कहकर गीत शर्मा गई और युग हाथ में चाय का प्याला लिए उसे देखता रह गया। कितनी सहजता से गीत ने अपने मन की बात युग से कह दी थी। कुछ देर के लिए वहां शांति थी, लेकिन एक मौन संवाद दोनों के बीच हो रहा था, जहाँ युग गीत से कह रहा था कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, और गीत जवाब दे रही थी, हाँ मुझे तुम पसंद हो। बालकनी से आई ठंडी ठंडी हवा दोनों के विचारों का आपस में आदान प्रदान करवा रही थी। यहाँ शब्दों की जरूरत पड़ी नहीं रही थी। इसी बीच मीत ने दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हैं, युग ने गीत की ओर देखते हुए जवाब दिया। अगर आप उधर से निगाह हटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अंदर आ चुकी हूँ। युग को गीत की ओर देखते हुए देख मीत ने चुटकी ली। मुझे बुलाया ही इस काम के लिए गया है कि मैं इन्हें देखूं। युग ने भी अपना अंदाज बदला। लगता है मुझे लहंगा जल्दी लेना पड़ेगा। मीत हंस पड़ी, जिससे पहले दोनों की बातें गीत को असहज कर देती। गीत ने मीत को चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद सभी बाहर आ गए। बाहर खाने की टेबल लग चुकी थी। युग और गीत के चेहरे को देखकर सबने अंदाज लगा लिया था कि इस रिश्ते में दोनों की रजामंदी मिल ही जाएगी। इसलिए खाने की टेबल पर एक अलग ही गर्म जोशी का माहौल था। सबका खाना पीना हो गया, तब बात उस मुद्दे पर आ पहुंची जिसके लिए आज सब इकट्ठा हुए थे। दोनों परिवार एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल लिए। दोनों बच्चे भी आपस में मिल लिए। मुझे लगता है अब किसी को भी फैसला लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा कर लें और फिर अपना जवाब दे दें। कनिका के ससुर यानी कि युग के चाचा ने ये बात कही तो सब उनसे सहमत दिखे। देखिए, हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बातों को खींचने का कोई फायदा नहीं है। जवाब जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है। नीरज ने अपनी बात रखी। आप लड़की के पिता हैं, आपके दिल की मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। युग के चाचा जी दोनों पक्षों के मेल मिलाप के पक्षधर थे। आप लोग मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे युग से कुछ जरूरी बात करनी है। कहते हुए जब युग की माँ उठी तो सबकी धड़कनें बढ़ गईं। इस तरह से अचानक से सभा के बीच में उठना सबको थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने युग को इशारा किया और युग उनके साथ बाहर चला गया। सभी लोग एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखने लगे। ऐसा क्या हुआ जो युग की माँ बाहर चली गई युग को लेकर? 5 मिनट बीत जाने के बाद जब वह लौटी तो उन्हें देखकर सबकी धड़कनें ही नहीं, खुशी भी बढ़ गई। वह हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए थी और युग के हाथ में फलों की डलियां थी। मुस्कुराती हुई गीत के पास आई। हम आपका जवाब लेने बाहर गए थे, कहते हुए उन्होंने सौभाग्यवती बब की चुनरी गीत को उड़ा दी। आपकी बिटिया हमें बहुत पसंद आई, और हमें ही नहीं, हमारे युग को भी। युग के पापा ने युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो युग मुस्कुराने लगा। नेक काम में देरी कैसी करनी चाहिए भाई साहब, ये तो हमारा जवाब था। अगर आपको भी ये रिश्ता मंजूर हो तो ये फल और मिठाई मैं बिटिया की गोद में रख दूं। युग की माँ ने सबकी ओर देखते हुए कहा। गीत के परिवार वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी के चेहरे पर खुशी और हाँ साफ साफ दिख रही थी।
नीरज ने एक बार अपनी बिटिया की तरफ देखा तो उसने भी पलकों से हाँ का इशारा किया। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए बहन जी। खुशी के साथ नीरज ने अपनी रजामंदी दे दी। बधाई हो बहन जी, हमारी गीत आपकी हुई और आपका योग हमारा हुआ। नीरजा खुशी से झूम उठी। अरे भाई, ये परिवार अब मेरा हुआ। युग के चाचा जी ने ठहाका लगाया। मीत बेटा, सबको मिठाई खिलाओ, सबका मुंह मीठा होना चाहिए। नीरज ने डिब्बा मीत की ओर बढ़ाया। मुकुल अंदर से लिफाफा ले आया। 2100 वाले उठा के लाना, 500 वाले नहीं। कविता मुकुल के कान में फुसफुसाई। लीजिए, मिठाई खाएं। मीत ने मिठाई का टुकड़ा युग की ओर बढ़ाया तो युग ने उसे रोका। पक्का मिठाई है ना इस बार? पिछली बार की घटना को याद करते हुए युग ने कहा तो मीत हंस पड़ी। जी हाँ, इस बार तो मिठाई है। अगली बार का पता नहीं मैं क्या करूंगी, क्योंकि तब तो आपसे मेरा रिश्ता भी हंसी मजाक वाला हो जाएगा जीजा जी। कहते हुए मीत ने युग को मिठाई खिलाई और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। युग की माँ ने फल मिठाई देकर गीत को स्वीकार कर लिया था। गीत एक बार युग की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर पलकें झुका ली। ये दोनों की रजामंदी थी, इस रिश्ते के लिए और आने वाले नए जीवन के लिए। गीत और युग का रिश्ता यहाँ तय हो चुका था। दोनों परिवार बहुत खुश थे कि इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। युग को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक ही नज़र में, एक ही मुलाकात में एक लड़की को हमेशा के लिए अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया है। लेकिन ना जाने क्यों वह गीत को लेकर बहुत ही आश्वस्त था। आज चौथा दिन था और समर से उसकी अब तक कोई बात नहीं हो पाई थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो गया। उस लड़के को कोई खबर ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मेरी सगाई होने के बाद ही आ पाएगा। इतनी जल्दीबाजी में गीत का नंबर भी लेना भूल गया, ना उसे अपना नंबर दे पाया। योग अपने कमरे में बैठा इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आज घटित हुई सारी घटना एक एक करके आ रही थी। कितना जल्दी सब कुछ हो गया। वह तो बस गीत से मिलने गया था। उसके कान में गीत के कहे वह शब्द सुनाई दे रहे थे। उधर गीत का भी यही हाल था। अब तक वह इन सब एहसासों से दूर ही रही थी, लेकिन युग से हुई 20 मिनट की मुलाकात जाकर वह भी नहीं भूल पा रही थी। लगातार उसके बारे में सोचे जा रही थी। उसकी इस सोच को विराम तब लगा जब मीत ने आकर दरवाजा खटखटाया। लगता है युग अपने साथ तुम्हारा मन भी लेकर चला गया, मीत ने मजाकिया अंदाज में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही सोच रही थी। गीत झेप गई। शर्माओ नहीं, खुलकर बताओ क्या फील हो रहा है, मीत ने कोनी मारते हुए कहा। वही फील हो रहा है जो तुम्हें अपने उस खास दोस्त के लिए फील होता है। अब बारी गीत की थी। अच्छा बेटा, मेरे से होशियारी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ युग तुम्हें कैसा लगा, मीत ने उसके पास बैठते हुए पूछा। अच्छे हैं वो, बातों को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहते, जो बोलना हो सीधा बोल देते हैं। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। गीत की आवाज में हल्की सी शर्माहट थी। अच्छा वो, उनकी क्या बात है, मेरी बहन तो अभी से इतनी रिस्पेक्ट देने लगी, मीत ने फिर छेड़ा। तुम ऐसे परेशान करोगी फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और तुम मेरी छोड़ो, यह बताओ तुम्हारी उससे बात हुई? गीत का इशारा समर्थ की ओर था। कहाँ यार, अभी तक नहीं हुई, और आज मुझे इतना काम था कि मैंने फोन भी उठाकर नहीं देखा। मीत को अपने फोन की याद आई। कॉल करके देखो, शायद आ गया हो, गीत ने सलाह दी। हाँ देखती हूँ। और सुनो, एक मिठाई का डिब्बा मुझे भी दे देना, नंदिता को खिलानी है। मैंने उसे बताया भी नहीं कि आज तुम्हें देखने वाले आने वाले हैं, गुस्सा करेगी मुझ पर। ओह शिट, अचानक मीत हाथ अपने माथे पर रखा। क्यों, क्या हुआ, गीत ने पूछा। मैं सुबह से बताना ही भूल गई कि मैं आज हॉस्पिटल नहीं आऊंगी। नए एचआर की आज मीटिंग भी थी। ओह नो, मीत को अपनी भूल महसूस हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और अपना फोन उठाया। उसने देखा तो 12 मिस कॉल नंदिता की थी। फोन देखते ही उसने अपना माथा पकड़ लिया। आज तो बेटा तू गई काम से। मीत ने तुरंत फोन नंदिता को लगाया और फोन उठाते ही नंदिता उस पर बरस पड़ी। कितनी बड़ी लापरवाह हो मीत तुम, एक बार फोन तो देखना चाहिए था। सॉरी यार, घर में अचानक से काम आ गया, बहुत सारे मेहमान आए थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मीत ने अपनी परेशानी बताई। नया एचआर इतना खड़ूस है, तुम उसे देखकर सोच भी नहीं सकोगी कि इतना हैंडसम लड़का इतना गुस्से वाला हो सकता है। तुम्हारे नाम का नोटिस लिख दिया है उसने, कल जाकर उसे क्लियरिफिकेशन देना।
नंदिता के मुंह से नोटिस की बात सुनकर मीत ने अपना माथा पकड़ लिया। वह धम से बिस्तर पर बैठ गई। अगली सुबह मिठाई लेकर अस्पताल पहुंची। उसने सबसे पहले नंदिता को गीत की शादी फिक्स होने की बात बताई। इस बात पर नंदिता और गुस्सा हुई। तुम इसी लायक हो। जब वह अचार तुम्हें भून कर खा जाएगा तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नंदिता ने मुंह बनाया। अरे यार, ऐसा मत कर। मुझे बचने का कोई रास्ता बताओ। मीत उसे मनाने लगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कल उसने तुम्हारा नाम लिया और जब मैं कुछ बोलने को हुई तो उसने मुझे और डांट दिया। बहुत गुस्सा वाला है। आज जाकर मिलो उससे। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें माफ करने वाला है। नंदिता ने उसे आगाह किया। अरे यार, ऐसे मत बोल। एक तो वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। समर से बात नहीं हो पा रही है। ऊपर से पापा के बॉस के भतीजे ने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। ऊपर से नई आफत। मीत परेशान हो गई। वे दोनों बातें कर ही रही थी कि वहां पर पियून आया। उसने आकर बताया कि एचआर सर उसे बुला रहे हैं। एचआर का नाम सुनकर मीत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यहाँ बैठकर मातम मत बनाओ। जाकर उसे मिलकर आओ और जो भी कहना एक बार में ही कहना। वह बार बार बोलने का मौका नहीं देता है। कल तो उसने पूरे हॉस्पिटल को नाच नचा दिया। नंदिता ने फिर आगाह किया। अब तो मुझे डराना बंद करोगी। मीत ने उसे डांटा और अपने नोटिस का स्पष्टीकरण लेकर एचआर के केबिन पहुंची। अंदर अर्चित लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे प्यून ने मीत के आने की खबर दी तो उसने उसे अंदर बुलाने को कहा। मीत बाहर नर्वस खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? बिना परमिशन के जब छुट्टी पर रह सकती हो तो बिना परमिशन के अंदर भी आ जाओ। अर्चित ने बिना देखे ही जवाब दिया। मीत मुंह चिढ़ाते हुए अंदर घुसी तो देखा सामने कुर्सी पर बैठा अर्चित अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। सॉरी सर, वो मीत इतना ही कह पाई कि अर्चित बोला, अब आप मेरे केबिन में आ गई हैं। अब मेरी इजाज़त के बिना आप कुछ बोल भी नहीं सकती हैं। अर्चित ने निगाह लैपटॉप से हटाकर दरवाजे पर डाली तो उसे फाइल लिए मीत खड़ी दिखी। अर्चित अपना गुस्सा भूल उसे देखता रह गया। सॉरी सर, अर्जेंट काम था, मीत ने धीरे से कहा। जी बताएं। अर्चित ने फिर से लैपटॉप पर देखा। सर वो क्या है ना, मैं तो कभी बिना बताए छुट्टी पर जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन को देखने वाले आ गए। मुझे लगा आएंगे देखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन वह तो गए नहीं। वह तो बात फाइनल करके गए। इस चक्कर में मैं पूरा दिन काम में लगी रही और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मुझे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। बाकी सर आप मेरी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। मैं अपने काम को लेकर बहुत सजग रही हूँ। मीत लगातार बोलती रही तो अर्चित को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। लगता है शहर की सारी लड़कियां इतना ही बात करती हैं। कल वह फ़ोन पर और आज यह। अर्चित धीरे से बुदबुदाता है। सर, मैं अपना क्लेरिफिकेशन लाई हूँ। मीत ने लेटर आगे बढ़ाया तो अर्चित ने अपना रुख सख्त किया। आपने कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं किया है। इस तरह बिना बताए गायब होना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और आप मेरे बारे में अच्छे से जान लें, अर्चित वाजपेयी किसी को यूं ही नहीं जाने देता है। तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। अर्चित ने सख्त आवाज में कहा। आपको जो काम करवाना है बड़े आराम से करवा सकते हैं। मैं तो काम करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। बस आप डांटिएगा मत। मीत ने भोला सा मुंह बनाया। मीत की ऐसी हरकत से न जाने क्यों अर्चित को हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी इस हंसी को अपने सख्त रुख में छिपाए रखा था। मैं आपका डिपार्टमेंटल हेड हूँ। सबसे बुरी खबर आपके लिए यही है और दूसरी बुरी खबर यह है कि मुझे गैर जिम्मेदार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका वर्किंग रिकॉर्ड अच्छा है, सिर्फ इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब से आप होशियार रहिएगा। मेरी नज़र रहेगी आप पर। अर्चित ने मौज खाते हुए कहा और मीत को बाहर जाने का इशारा किया। मीत ने बाहर आते ही गहरी सांस ली और फिर थोड़ी देर बाद अंदर आई मिठाई के डब्बे के साथ। सर ये लीजिए मिठाई। मेरी बहन का कल रिश्ता तय हो गया है। मिठाई आगे रखते हुए मीत ने कहा। आपको मेरी फिटनेस देखकर पता लग ही गया होगा कि मैं इस समय स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ और आप भी एक न्यूट्रिशियन हैं। मीठा। अर्चित कुछ कह ही पाता कि मीत ने उसे फिर रोक दिया। आई नो सर, मीठा कम खाना चाहिए और आपको देखकर लग रहा है कि आपने पिछले 2-3 साल से कोई मिठाई नहीं खाई है। इसका असर आपकी बातों में भी है।
कहते हुए मीत ने एक मिठाई का पीस टेबल पर रखी प्लेट में रख दिया और वहां से तुरंत चली गई। अर्चित हैरानी से देखता रह गया, लेकिन ना जाने क्यों उसने पीस उठाकर खा लिया और मुस्कुराने लगा। उधर समर्थ की आज वापसी थी। आज वह भी घर पहुंचने के लिए बेसब्र हो रहा था। सबसे पहले युग से मिलूंगा, फिर डॉक्टर शर्मा को कॉल करूंगा। इतने दिनों में इतने सारे काम हो गए, अब आराम से सबसे मिलूंगा, बातें करूंगा। अब तक तो बड़े पापा ने वहां पर बात भी कर ली होगी, पता नहीं उनका क्या जवाब होगा। समर्थ अपने विचारों में खोया हुआ था, अपने ख्यालों की दुनिया में, और सोच रहा था कि घर पहुंचते ही वह यह खबर सुनेगा कि लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी। वह गीत के साथ आने वाली जिंदगी के सपने देखने लगा, और इन ख्यालों में खोए हुए कब उसकी फ्लाइट भारत आ गई, उसे पता ही नहीं चला। एयरपोर्ट से सीधा ताऊ जी के घर पहुंचा। भले ही 4-5 दिन बाद आया हो, लेकिन उन लोगों को यह समय महीने का लगा। ताई जी ने प्यार से गले लगा लिया और उसे देखते ही कहा, कितना दुबला हो गया, माँ ठीक से खाना भी खाया था या नहीं? 1 किलो वेट बढ़ गया है मेरा, नॉन स्टॉप खाया मैंने। पेट देख रही हो मेरा कितना गंदा लग रहा है। समर्थ ने अपने पेट पर हाथ फिराया। अब तुम थक गए हो, रेस्ट करो, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। आपका फोन आया था, मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा फोन खराब हो गया है, तो उससे बात कर लेना। और बेटा तुम्हारी सिम दूसरी निकलवानी पड़ेगी, भुवन जी ने पूछा। बड़े पापा क्या ही बताऊं। खैर कोई बात नहीं, मेरा फोन अब तो ठीक हो गया होगा, और ये डॉक्टर अर्चित का फोन मैं उसे पहुंचा दूंगा आज। समर्थ ने उसका फोन देखते ही कहा, अब तुम आराम करो, ताई जी ने कहा। बड़े पापा बात हुई राघवेंद्र अंकल से? समर्थ ने हिचकते हुए पूछा। हाँ बेटा बात हुई थी, मगर उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। अभी उनकी भतीजी की शादी की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि एक बार में हो जाए, फिर मैं अपनी बेटी से इस बारे में बात करेंगे। भुवन सिंह ने राघवेंद्र का उत्तर समर्थ को बता दिया। यह सुनकर समर्थ थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन फिर भी उसने एक जबरदस्ती की स्माइल सबको दी। अर्चित का फोन मुझे दे दो, मैं किसी एम्प्लॉय से कहकर उसके यहाँ भिजवा दूंगा, भुवन सिंह ने कहा तो समर्थ मना कर दिया। नहीं बड़े पापा, यह फोन मैं खुद उसे दूंगा। वह मेरा जूनियर रहा है, और ऐसे कठिन समय पर उसने मेरी हेल्प की। किसी और के हाथ से भिजवाना ठीक नहीं रहता। फोन भी दे आऊंगा उसका, थैंक यू भी बोल दूंगा, और थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। उसने अपना नंबर दिया था मुझे, मैं बात कर लूंगा। अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कहते हुए समर्थ अंदर चला गया। मीत हॉस्पिटल से थकी हुई घर आई थी, अभी भी अपना फोन देख रही थी। उसे समर्थ के फोन का वेट था। उसने अपने फोन में समर्थ की फोटो निकाली और फोटो से बातें करने लगी। अब तक तो आप घर आ गए होंगे, अभी तक फोन नहीं किया, कितने आलसी हो। इतनी भी फिक्र नहीं कि तुम्हारा मित्र तुम्हारी याद में बैठा होगा। मगर नहीं जनाब को बस घूमने से मतलब है। आने दो, आते ही खबर भी अच्छी तरह से लूंगी और बात ही नहीं करूंगी मैं। मीर समर्थ की फोटो से बातें किए जा रही थी, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि गीत कमरे में आ चुकी है। किससे इतनी सारी शिकायतें की जा रही हैं? गीत ने हंसते हुए कहा। उसके अचानक आने से मीत हड़बड़ा गई और उसने अपना फोन रख दिया। कुछ नहीं, तुम बताओ। मीत ने बात छुपाने की कोशिश की। मुझे पता है किसकी याद में खोई हुई हो, कहते हुए गीत ने फोन उठा लिया। अरे रख दो उसे, कुछ नहीं है। मीत हड़बड़ा गई क्योंकि वह समर्थ की ही फोटो देख रही थी। मैं भी तो देखूं किसकी फोटो से इतनी देर से बातें हो रही हैं, चोरी चोरी शिकायतें की जा रही हैं। फोन उठाकर जैसे ही गीत ने समर्थ की फोटो देखी, वह चौंक गई, क्योंकि उसने भुवन राय सिंह के भतीजे की भी फोटो देखी हुई थी। और समर्थ की फोटो देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। युग से बात कर लेता हूँ, डॉक्टर शर्मा को अभी कॉल नहीं करूंगा। मुझे पता है वह मुझे फोन पर ही कच्चा चबा जाएगी। कल सीधा उसके अस्पताल पहुंचकर उसे सरप्राइज दे दूंगा, क्योंकि मुझे अभी उसके गुस्से का शिकार नहीं होना है। बड़े पापा के फोन से युग से बात कर लेता हूँ। यही सोचकर समर्थ युग को फोन करता है, और युग उस पर गुस्सा करता है। तुम यार कहाँ से बड़े शहंशाह बन गए हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मुझे फोन करने की याद आ रही है, ताऊ जी ने बताया था फोन खराब हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें मेरा नंबर तक याद नहीं था कि कहीं से कॉल कर लेते। युग ने अपनी शिकायतों की झड़ी लगा दी। ऐसी कोई बात नहीं है यार, कोरिया में ऐसा फंस गया कि क्या ही बताऊं। पापा काम अच्छे से देखते हैं, मुझे उस काम के बारे में आइडिया नहीं था
उसको समझने में और उसको सबको समझाने में मुझे बहुत टाइम हो गया। अब एग्जीबिशन के लिए उसका प्रोमो शूट होना है, बहुत सारा काम हो गया। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला। समर्थ ने अपनी बात कही। वैसे मन तो बहुत कर रहा है तुझ पर बहुत गुस्सा करूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। युग मुस्कुरा उठा। अच्छा, ये मेहरबानी मुझ पर क्यों? समर्थ ने सवाल किया। आजकल मुझे बिल्कुल गुस्सा आ ही नहीं रहा है, और खासकर तुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो हमेशा तुझे मजाक में कहता था कि आशिक बना घूम रहा है, तुम्हारी सीक्रेट शहजादी का मजाक बनाया करता था, आज सब बातों के लिए सॉरी बोलने का भी मन कर रहा है। युग मुस्कुराए जा रहा था। अरे भाई, ऐसा क्यों? बताओ तो मुझे। समर्थ हैरान था। क्योंकि अब मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ में आने लगी है। समझ में आने लगा है कि किसी को एक बार देखने से भी प्यार हो जाता है। किसी का कहा हुआ एक लफ्ज जिंदगी भर याद रह सकता है। यूं की बातों में प्यार का असर साफ दिख रहा था। तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? समर्थ ने बेहद हैरानी के साथ पूछा। जब से उससे मिला हूँ। किससे? उससे जिससे मिलने के बाद मुझे अपने जीवन में एक जीवन साथी की कमी महसूस हुई। उससे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यही वह लड़की है जो मेरी जिंदगी में मुझे पूरा करेगी। युग अपनी ही धुन में था। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया मुझे? ये वही युग है जिसे मैं 4 दिन पहले छोड़ कर गया था, या कोई और? समर्थ ने पूछा। मैं वह नहीं हूँ, ऐसा मुझे खुद फील हो रहा है। तुम्हें मैं बता नहीं सकता। जब से मैं मिलकर आया हूँ गी से, तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं सोच कर तो गया था कि नॉर्मल मुलाकात करूंगा, और फिर एक दो मीटिंग और होगी, फोन पर लंबी लंबी बातें होंगी, तब कहीं जाकर मुझे कुछ फीलिंग्स आएगी। लेकिन उससे एक ही मुलाकात में, खास तौर पर 15 मिनट की इस मुलाकात में, मैंने उन होने वाली 25 मुलाकातों का हिसाब कर दिया। युग बोलता गया। मतलब? समर्थ अभी भी उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब यह कि मुझे प्यार हो गया है। प्यार? युग ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा। ओहो, क्या बात है! इन जनाब को प्यार हो गया? जब से मैं तुझे जानता हूँ, ये शायद छठवां प्यार होगा तेरा। समर्थ ने उसका मजाक बनाया। उन सबको भूल जा। उनके लिए फीलिंग तो मुझे जबरदस्ती लानी थी। और इस लड़की को देखकर मैंने सोचा था कि हाँ, देखा जाएगा प्यार होता है या नहीं होता है। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया मुझ पर। सच बता रहा हूँ, मैं गीत को लेकर बहुत सीरियस हूँ, और जब से मैं उससे मिलकर आया हूँ, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। युग ने अपने बालों पर हाथ फेरा। ओह, क्या बात है! बहुत सही जा रहे हो बेटा। मैं 4 दिन के लिए गायब क्या हुआ? तुम्हारी तो यहाँ अलग स्टोरी चलने लगी। समर्थ हंसा। स्टोरी नहीं चलने लगी, बात पक्की हो गई है। हम लोग गए तो सिर्फ लड़की ही देखने थे, मगर घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। अब कल मैं जा रहा हूँ कुंडलियां लेकर पंडित जी के पास। उसके बाद तुम्हारे दोस्त का बैंड बजने वाला है। युग ने जैसे ही ये खबर सुनाई, समर्थ हैरान रह गया। क्या सच में तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, अभी ऑफिशियल कोई फंक्शन नहीं हुआ है। कुंडली वाला काम पूरा हो जाए, उसके बाद जल्दी रोका और एंगेजमेंट। युग मुस्कुराया। हे भगवान! अब चल जल्दी मिल मुझे, पार्टी दे। मेरे बिना तूने शादी तय कर दी। तेरी तो बेटा मैं अलग से खबर लूंगा। समर्थ बेहद खुश होकर बोला। हाँ, दूंगा पार्टी। चल, मैं कुंडली लेकर जा रहा हूँ। आने में शाम हो जाएगी, परसों मिलते हैं, पार्टी करते हैं, और तेरी और मेरी मोहब्बत के किस्से एक साथ सुनते हैं। यूं हंसने लगा। समर्थ भी बेहद खुश था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि युग जिस लड़की की बात कर रहा है, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत है। और इधर मीत भी एक गलत फहमी का शिकार हो गई। गीत ने जैसे ही समर्थ की फोटो देखी, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यार, तू श्योर यही समर्थ है? गीत एकटक फोटो को देखकर बोली। हाँ, क्यों? अच्छा नहीं है क्या? गीत को ऐसे हैरान देख मीत को कुछ समझ में नहीं आया। तू चल मेरे साथ, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। मीत ने गीत का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर तक ले आई। अरे बताना, क्या बात है? ऐसे मेरी रेलगाड़ी क्यों बना रही है? समर्थ की फोटो देखकर तुझे हो क्या गया है? मीत उलझन में थी। रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। ड्रॉर से उसने एक तस्वीर निकाली जो कि राघवेंद्र ने उसे दी थी। ये फोटो देख पहले। गीत ने उसे फोटो थमाई। क्यों, कौन है ये? मीत ने बिना फोटो देखे कहा। यह उस लड़के की तस्वीर है जो मुझे फूफा जी ने दी थी। उनके बॉस के भतीजे की तस्वीर। वह भाटिया जिसने तुम्हें देखकर पसंद किया है और तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया है। गीत ने फोटो मीत को दिखाई तो वह हैरान रह गई
क्योंकि वह समर्थ की फोटो थी। ये तो समर्थ है। मीत की आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, ये समर्थ है। फूफा जी के बॉस का भतीजा और तुम्हारा दोस्त। दोनों एक ही लड़के हैं। गीत के इतना कहते ही मीत फोटो लेकर धम से बेड पर बैठ गई। ओ माय गॉड! इसका मतलब वह रिश्ता समर्थ ने भिजवाया था मेरे लिए। वह पापा के ऑफिस में काम करता है। उनके बॉस का भतीजा है। मीत ने माथा पकड़ लिया। तो तुमको ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ काम करता है और उसके परिवार में कौन कौन है? गीत ने हैरानी से देखा। मैंने कंपनी का नाम कभी नहीं पूछा। वह मल्टीनेशनल कंपनी बताता था। वह तो यहाँ किराए पर रहता है। उसका परिवार तो पूरा जयपुर में है। वहाँ उसका फैब्रिक्स का फैमिली बिजनेस है। उस बिजनेस की प्रैक्टिस के लिए वह यहाँ जॉब करता है। मीत का दिमाग घूम गया। पागल, वह भुवन राय सिंह का भतीजा है। वह खुद तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया है उसने। गीत ने खुश होते हुए कहा। कहीं समर्थ इसी सरप्राइज की बात तो नहीं कर रहा था? उसने कहा था कि वापस आऊंगा तो सरप्राइज दूंगा। इसलिए वह कह रहा था कि वह चाहता है कि जब मैं बात बताऊं वह मेरे एक्सप्रेशन देखना चाहता है। ओ माय गॉड! तो यह था समर्थ का सरप्राइज। इसका मतलब वह मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। गलत फहमी का शिकार मीत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी किस्मत में भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह रात मीत से कांटे नहीं कट रही थी। रात भर समर्थ के बारे में सोचती रही। कैसे उससे मिली, कैसे उसे प्यार हुआ, और वह समर्थ की छोटी छोटी बातों को याद किए जा रही थी। वह इसी उधेड़-बुन में थी कि जब वह समर से मिलेगी तो वह क्या कहेगी समर से। अभी तक दोनों दोस्त की तरह मिलते थे तो बातों में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन वह उससे कैसे मिलेगी? यही सोचते सोचते रात के 2 बज चुके थे, मगर मीत की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा सरप्राइज डायरेक्ट रिश्ता ही भिजवा दिया। तुमने मुझे बहुत सताया है। तुम्हारे मुंह से अपने लिए प्यार शब्द सुनने के लिए मैं कितना इंतजार किया है। तो अब बेटा इंतजार तुम्हें भी करना होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि बात मुझे पता चल चुकी है कि तुमने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया है। अभी तुम्हें खूब सताऊंगी। अब तो यह बात मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। कितना अच्छा पल होगा जब तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहोगे कि मीत, आई लव यू। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। ये कहो, कितने सालों से, कितने साल उसने अपने जीवन में प्रेम का इंतजार कर रही थी जिसे मैं अपना हमसफर बना सकूं। कल मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन होने वाला है, लेकिन यह कल आएगा कब? सुबह ही नहीं हो रही है। मीत बार बार घड़ी देख रही थी। ख्याल बुनते बुनते मीत सुबह होने का इंतजार कर रही थी और उधर समर्थ का भी यही हाल था। लेकिन उसका सोचा कुछ और था। समझ में नहीं आता राघवेंद्र अंकल की बेटी ने हाँ क्यों नहीं कहा, टाइम क्यों मांगा है? क्या उसे मैं पसंद नहीं हूँ क्या? वह किसी और को पसंद करती है। नहीं नहीं समर, तू ज्यादा सोच रहा है। अरे तू उसे पसंद करता है, इतने सालों से उसका इंतजार कर रहा है। ये बात उस लड़की को थोड़ी पता है। लड़कियां समय लेती हैं, वह भी समय लेगी। देखो ना कितनी अच्छी बात है। उसने मेरी फोटो और मेरे रुतबे को देखकर भी शादी के लिए हाँ नहीं की। इसका मतलब वह दिल की बहुत अच्छी लड़की है। उसे पैसे और रुतबे से कोई मतलब नहीं। मुझे भी ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा रुककर आराम से टाइम लेकर मुझे आगे कदम बढ़ाना होगा। कहीं हड़बड़ी में अपना काम ना बिगाड़ बैठूं मैं। समर सोचते सोचते सो गया। सुबह के 7 बज चुके थे और मीत अभी भी सोकर नहीं उठी थी। तो माँ ने जाकर कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। तब उसकी नींद टूटी। उसने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। ओ माय गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? अर्चित सर तो ऑलरेडी मुझसे इतना नाराज हैं। आज अगर लेट पहुंची तो वह पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। मीत हड़बड़ाहट से उठी और जैसे ही आईने के सामने से गुजरी वह खुद को देखने लगी। उसने अपने बालों को संवारा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर तैयार होने के बाद वह ऑफिस पहुंची और रोज के मुताबिक आज भी लेट हो चुकी थी। इसलिए उसे अर्चित को रिपोर्ट करना था। उधर एक सेल्समैन अर्चित के ऑफिस में आया। वह कोई पार्सल लेकर आया हुआ था। सर, ये फोन आपने केयर सेंटर में भिजवाया था, यह ठीक हो चुका है। सेल्समैन ने पार्सल देते हुए कहा। यह समर्थ का फोन था जो अर्चित ने केयर सेंटर पर दिया था। आज ठीक होकर आ चुका था। ओह थैंक्स, अर्चित ने फोन लेते हुए कहा। सर, एक बार आप चेक कर लीजिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, सेल्समैन ने सलाह दी। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, आप जाइए। अर्चित के इतना कहते ही वह सेल्समैन बाहर चला गया। अर्चित ने फोन ऑन किया। वह प्रॉपरली
काम कर रहा था। मैंने अपना नंबर तो दिया था कि जैसे ही वह वापस आए मुझे कॉल कर ले, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया। एक काम करता हूँ, उनकी सिम तो मेरे पास है ही, उसे डालकर मैं उनके घर में किसी का नंबर होगा उन्हें फ़ोन कर देता हूँ, थोड़ा सोच कर। लेकिन कहीं फिर उनकी उस मित्र का फ़ोन आ गया तो बिना बादलों के बरस पड़ेगी वह मुझ पर। सोचकर अर्चित मुस्कुराने लगा। अर्चित ने कुछ सोचकर सिम समर्थ के फ़ोन में डाली और वैसे ही उसमें मित्र की मिस कॉल के काफ़ी सारे मैसेज आने लगे। वह समझ गया कि वह लड़की बार बार फ़ोन करके चेक कर रही थी कि कहीं उसकी सिम यूज़ तो नहीं हो रही है। कमाल की जासूस है लड़की, मतलब हर घंटे में चेक करती है कि फ़ोन कहीं ऑन तो नहीं हो गया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो अगले 2 मिनट में उसका कॉल आ जाएगा। अर्चित ये सोच ही रहा था कि मीत ने देखा उसके फ़ोन पर मैसेज आया, समर्थ इज अवेलेबल टू कॉल। मीत ने जैसे ही ये मैसेज देखा उसे लगा या तो समर्थ ने फ़ोन ऑन किया है या उस लड़के ने। उसने बिना देर किए समर्थ को कॉल लगा दी और जैसे ही वह कॉल आई अर्चित हंसने लगा। मुझे पता था फ़ोन ज़रूर आएगा, अब मैं चाहता था तुम्हारा फ़ोन आए। मुस्कुराते हुए अर्चित ने फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो समर्थ, मीत ने पूछा। जी नहीं, मैं हूँ, अर्चित मुस्कुराया। अरे तो क्यों हो, मैंने बोला था ना उसका फ़ोन ऑन मत करना। जानते हो ना मेरी निगाह 24 घंटे इस फ़ोन पर रहती है, मीत ने चिढ़ते हुए कहा। जी हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं काम के लिए फ़ोन खोला है। आपके दोस्त का फ़ोन ठीक होकर आ गया है तो मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि उनका फ़ोन और सिम मैं उन तक पहुंचा सकूं। अर्चित ने सफाई दी। हाँ ठीक है, अगर जानने के लिए खोला था मेरा फ़ोन रिसीव क्यों किया। एक काम करो, कांटेक्ट खोलो और उसमें बड़े पापा नाम से जो नंबर होगा वहाँ कॉल करो। वो घर का नंबर है, वहाँ तुम्हारी समर से बात हो जाएगी। और हाँ, सिर्फ कांटेक्ट ही खोलना, उसके अलावा कोई और एप्लीकेशन यूज़ मत करना। मीत ने हिदायत दी तो अर्चित मुस्कुराने लगा। मीत अभी बात कर ही रही थी कि पीछे नंदिता आ गई और नंदिता आते ही जोर जोर से बोलने लगी। मीत तू कहाँ रह गई थी, कल तेरी इतनी डांट पड़ी है और आज तो लेट हो गई। आज तो अर्चित सर तेरा कचूमर बना देंगे। फोन पर पंचायत बंद कर जाकर केबिन में रिपोर्ट कर। नंदिता के मुंह से मीत और अर्चित का नाम सुनकर अर्चित भौंचक्का रह गया। अर्चित सर, मीत, वह बुदबुदाया। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और सीसीटीवी कैमरे का वह कैमरा ऑन किया जो मीत के केबिन में था। वहां से वह देख पा रहा था कि मीत फोन पर है, नंदिता उसके पास खड़ी है। डबल श्योर होने के लिए अर्चित ने फोन काट दिया तो उसने देखा मीत ने भी फोन रख दिया है। अर्चित ने फिर फोन किया तो देखा कमरे में मीत ने सिर्फ फोन रिसीव किया। क्या हुआ, दोबारा क्यों फोन लगा दिया। बोला है ना मैंने, उसके फोन को हाथ मत लगाओ। बड़े पापा के नंबर पर कॉल करो और उसका फोन उसे वापस करो। मीत गुस्से में चिल्लाए जा रही थी और अर्चित सीसीटीवी कैमरे में उसके एक्सप्रेशन देखकर लगातार मुस्कुराया जा रहा था। तो यह है समर्थ की मित्र, अर्चित ने मीत को देखते हुए कहा। अर्चित समर्थ के घर फोन करता है, वहां उसे बताता है कि उसकी सिम गलती से उसके पास आ गई। समर्थ उससे मिलने की बात करता है तो अर्चित खुद उसके घर मिलने आने की बात कहता है। उसका कहना था कि इसी बहाने से सबसे मिलने का। समर्थ भी मना नहीं करता है। अर्चित उसी शाम को समर्थ के घर पहुंचता है। ये लीजिए आपकी अमानत, आपका फ़ोन और सिम। अर्चित ने पैकेट समर्थ को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चित, तुमने ऐसे समय पर मेरी मदद की। और देखो सिम भी तुम्हारे पास ही आ गई, समर्थ ने हंसते हुए कहा। इस बार मैं दिए दे रहा हूँ, अगली बार आपकी कोई भी चीज़ मेरे पास आई तो मैं नहीं दूंगा, फिर वह मैं रख लूँगा। अर्चित भी खिलखिलाकर हंसने लगा। तुम्हारे कहने से पहले मैं खुद तुम्हें दे दूंगा, समर्थ ने भी मजाक किया। वैसे इस लापरवाह लड़के को तुम्हें वापस देनी नहीं चाहिए थी, इतनी छोटी सी चीज़ संभाल कर नहीं रख सका। कायदा तो यही कहता है कि जो इंसान जिस चीज़ को संभाल कर नहीं रख सकता वह उसके लायक ही नहीं होता है। ताई जी भी समर्थ की क्लास लगाने में जुट गई। अब बस भी करो, गायत्री से कहो बच्चों के लिए चाय बना दे। भुवन राय सिंह ने टोक दिया तो वह मुंह बनाकर अंदर चली गई। आपने बड़ी मम्मी को फिर नाराज कर दिया, समर्थ ने शिकायती लहजे में कहा। अगर मैं यहाँ खड़ी रहती तो तुम नाराज हो जाते। तुम्हारी शिकायतों का पूरा पुलिंदा लेकर बैठी है तुम्हारी बड़ी माँ, भुवन सिंह ने ठहाका लगाया। जब से मैं यहाँ आया हूँ अपने परिवार को बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये फ़ोन देने आपके घर आया ताकि मैं परिवार जैसी फीलिंग ले सकूँ। अर्चित मुस्कुराया। बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है,
तुम्हारा जब भी मन हो यहाँ आओ। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो इस घर में अकेले रह जाते हैं। दीवारों से बात कर रहे थे। अच्छा है कि तुम आ जाओ, तुमसे बात हो जाए। भूमन राय सिंह ने जैसे ही कहा, अर्चित ने समर्थ की ओर हैरानी से देखा। अकेले क्यों रह जाते हैं? समर्थ नहीं रहता यहाँ पर? अर्चित ने सवाल किया। तुम्हारे दोस्त को स्वाभिमान का कीड़ा काटा हुआ है। हमारे साथ नहीं रहता है, बल्कि छोटे से किराए के कमरे में रहता है। कहता है अपने दम पर कंपनी में पहचान बनाऊंगा। वह तो मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए यहाँ आकर रहने लगा, वरना यह कब का फुर हो गया होता। भुवन सिंह के लहजे में एक ताना भी था और एक दुख भी था। बड़े पापा अब भी ना। समर्थ झेप गया। बेटा, तब मैं जवान था, अब दिन पर दिन मेरी हड्डियां बूढ़ी होती जा रही हैं। ऑफिस का काम भी तूने छुड़वा दिया है। अब मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अब बोर हो जाता हूँ तो तेरी बड़ी माँ से लड़ने लगता हूँ। भुवन थोड़ा हंसे। अब आप इमोशनल स्टोरी मत बताइए। मैंने बोल दिया है ना, अगले महीने से यहीं आकर रहूंगा। खूब समझता हूँ मैं आपकी चालाकियाँ। बड़ी माँ की बहन की बेटियां यहाँ रहती थी। इन्होंने जानबूझकर उन्हें यहाँ से भेज दिया ताकि मेरे साथ इमोशनल कार्ड खेल सकें। समर्थ अब भुवन सिंह की पोल खोलने लगा था। समर्थ, अब तुम बातें करते रहोगे या अर्चित को घर भी दिखाओगे? जाकर गार्डन एरिया दिखाओ, मैं तुम लोगों की चाय वहीं भिजवा दूंगा। अपनी चोरी पकड़े जाने से भुवन सिंह ने बात बदल दी और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। समर्थ और अर्चित गार्डन एरिया में जाकर बातें करने लगे। आपका फोन ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने आपकी सिम डालकर देखा था। कोई मित्र करके कांटेक्ट था जिनका फोन बार बार आ रहा था। अर्चित इतना ही बोल पाया कि समर्थ आगे कहने लगा। मुझे पता ही था कि वह फोन करके अब तक तो मेरे सिम को तहस नहस कर चुकी होगी। मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि जब मैं सिम डालूंगा तो उसका फोन आएगा और फिर वह मुझे 1 लाख बातें सुनाएगी। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? बुरा मत मानिएगा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अर्चित मीत और समर्थ के रिश्ते के बारे में जानना चाहता था। नहीं, बॉयफ्रेंड, हाँ हाँ। लड़की तो उसे समझो ही मत। उसके अंदर 3-4 लड़कों की आत्माएं रहती हैं। समर्थ हंसा। ओ, मतलब काफी पुरानी फ्रेंड है? अर्चित ने फिर पूछा। अरे नहीं, अभी 2-4 महीने हुए हैं उससे मिले, मगर दोस्ती उससे इतनी पक्की है कि शायद बचपन के दोस्त भी इतने पक्के नहीं होते होंगे। मेरी न्यूट्रिशन है। ऐसे ही मिलते मिलते दोस्ती हो गई। आज शाम को मैं बात करता हूँ। समर्थ की बातों से अर्चित को यह अंदाजा लग चुका था कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह भी मीत को जानता है और दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। अर्चित और समर्थ काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। अर्चित के जाने के बाद समर्थ सिम डालकर अपना फ़ोन चेक करता है। फ़ोन खराब हो जाने की वजह से उसका सारा डाटा डिलीट हो चुका था, इसलिए समर्थ डाटा बैकअप पर लगा देता है और फ़ोन चार्जिंग पर रख देता है। उधर मीत सोचती है कि अब तक तो फ़ोन समर्थ के पास पहुंच चुका होगा और फ़ोन मिलते ही वैसे कॉल करेगा। वह फ़ोन उठाकर देखती है तो समर्थ सिंह अवेलेबल टू टॉक का मैसेज आता है और समझ जाती है कि समर्थ ने फ़ोन ऑन कर लिया है। फ़ोन तो उसने ऑन कर लिया है, लेकिन मुझे अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया? लगता है मेरा नंबर ही फ़ोन से डिलीट हो गया होगा। मेरी मिस कॉल, मेरे मैसेज तो देखे होंगे। ज़रूर कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है। मैं भी बिल्कुल जाहिर नहीं होने दूंगी कि मुझे सब कुछ पता है। रिश्ते वाली बात तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। अनजान बनने का नाटक करूंगी। मीत अपने ही ख्यालों की दुनिया में थी। इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जो सरप्राइज समर्थ उसे देने वाला है उसके लिए किसी शौक से कम नहीं होगा। अगले दिन समर्थ मीत को सरप्राइज देने उसके हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और फोन करता है। मीत जो समर्थ के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसका नाम स्क्रीन पर फ्लैश होते ही खुशी से झूम उठती है। कहाँ हो मित्र? समर्थ ने कहा। वहीं जहाँ तुम छोड़कर गए थे, मीत ने धीरे से कहा। अच्छा, मतलब पागल खाने में? समर्थ हंसा। आ जाओ, तुम्हारी जगह खाली है। मीत ने कहा तो समर्थ और हंसा। आ गया, मैं इस पागल खाने के हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ा हूँ। 2 मिनट के अंदर नीचे आ जाओ, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। मित्र जैसे ही ये सुना, उसने खिड़की से जाकर नीचे की ओर देखा तो समर्थ रोड के किनारे खड़ा था। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने देखकर वह एकटक उसे देखती रह गई। आज उसका दिल रोज से ज्यादा धक धक कर रहा था। उसने धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा और धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य
करके नीचे की ओर आई। समर्थ खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि मीत आते ही उस पर बरसेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीत वहां जाकर चुपचाप खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसका दिल अभी भी बहुत तेज धक धक कर रहा होता है। मैं आ गया मेरी पगलू मित्र। मुझे पता है तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाली हो, और मैं इसी के लायक हूँ। इसलिए तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने सजा के लिए तैयार खड़ा है। समर्थ ने सजदे में सिर झुकाकर कहा। कैसे हो? कैसा रहा सफर? मीत ने जैसे ही ये कहा, समर्थ चौंक गया। यह हृदय परिवर्तन कैसा? तुम आज बिना बरसे कैसे शांत हो गई? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? समर्थ ने हैरानी से पूछा। हाँ, सब ठीक है। अब मैं इतनी बुद्धू नहीं कि मेरा मित्र इतने दिनों बाद विदेश से वापस आया है और मैं उस पर बरस पड़ूं। मीत की आवाज में एक नम्रता आ गई थी। अरे, मैं तो अपना जुर्माना भी लेकर आया था। मुझे लगा कि मीत के कोर्ट में मेरी पेशी होगी और मुझे सजा मिलेगी और मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए मैं जुर्माना साथ लेकर आया था। लेकिन मुझे तो कोर्ट बहुत दयावान लग रही है, इसलिए जुर्माना माफ लग रहा है मुझे। समर्थ ने छोटी छोटी आंखें दिखाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ माफ़ी वाफ़ी नहीं मिलेगी। बस वह तो मुझे पता चल गया था कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया था और आपकी सिम भी। इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाई। वरना जो पिछले 5 दिनों से आपने मुझे इंतज़ार कराया है ना, मैं तो आपसे कभी बात ही नहीं करने वाली थी। मीत ने मुंह बनाया। आप कह के इतनी इज्जत क्यों दे रही हो मुझे? तुम यार पहले की तरह बात करो। मुझे वही सुनने की आदत है। समर्थ हंसा। हाँ, ठीक है ठीक है। वैसे ही बात करूंगी, पर दिखाओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो। मीत ने हाथ आगे किया। यह हुई ना मेरे मित्र वाली बात। जब तक तुम भिखारी की तरह हाथ ना फैलाओ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। समर्थ ने एक पैकेट मीत के हाथ में रखते हुए कहा। क्या है इसमें? मीत की आंखें चमक उठी। खोल कर देख लो। समर्थ मुस्कुराया। मीत ने पैकेट खोला। उसमें कुछ मेकअप का सामान था और एक छोटा सा बॉक्स और था। यह तो मैंने कह के मंगवाया था। और इसमें क्या है? इस छोटे से क्यूट से बॉक्स में? मीत ने बॉक्स को हाथ में लेते हुए कहा। तुम्हारे सामने है, खोल कर देख लो। समर्थ मुस्कुराया तो मीत ने खोल कर देखा तो उसमें झुमकी थी। लेकिन यह वो झुमकी थी जो समर्थ ने गीत के लिए खरीदी थी। उसे देखते ही मीत खुश हो उठी। वाह, कितनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। मीत उन्हें एकटक निहारने लगी और समर्थ ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और सोचने लगा। अरे यार, यह तो गलत डिब्बा ले आया मैं। ये तो मैं उनके लिए लाया था। अब क्या करूं? मिस शर्मा से अब मांगूंगा तो उसे बुरा लगेगा। बहुत प्यारे लग रहे हैं, थैंक्स मित्र। मीत बार बार उन झुमकों को अपने कान पर रख दी। मुझे पता था तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। समर्थ ने झूठी हंसी दिखाई। लेकिन वो ये झुमकी वो स्पेशली गीत के लिए लाया था। अभी पहन कर दिखाती हूँ। मीत बहुत एक्साइटेड थी। उसने तुरंत अपनी झुमकी निकाली और समर्थ की लाई झुमकी पहन ली। अरे, ये तुम्हारे ड्रेस से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। अभी नहीं, बाद में पहन लेना। समर्थ ने देखा वो झुमकियां उसके कपड़ों से बिल्कुल अलग थीं। तो क्या हुआ? मेरा मित्र इतनी दूर से लाया, मैच करें या ना करें मैं तो पहनूंगी। मीत के चेहरे पर बेहद खुशी थी तो समर्थ भी मुस्कुराने लगा। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि अर्चित का कॉल मीत के फोन पर आता है। ओहो, मीत ने परेशान होते हुए कहा। क्या हुआ? किसका कॉल है? समर्थ ने जवाब दिया। नए डिपार्टमेंटल हेड का है। एक नंबर का खड़ूस है। जब देखो तब बंदूक ही ताने रहता है। मीत ने मुंह बनाया। अरे उठा लो। हेड लोग को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, वरना तुम्हारे जैसी नटखट लड़कियां उनका हाल बेहाल कर दें। समर्थ ने मजाकिया लहजे में कहा। हाँ, बस बस। कहते हुए मीत ने कॉल उठाया तो अर्चित की सख्त आवाज सुनाई दी। मिस शर्मा, अगले 2 मिनट में आप मेरे केबिन में दिखाई दें। कहकर उसने फोन काट दिया, क्योंकि वह अपनी ऑफिस की खिड़की से समर्थ और मीत को बात करते हुए देख रहा था। अरे, इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मिस शर्मा, अगले 2 मिनट में मेरे केबिन में दिखाई दें। मीत अर्चित की नकल बनाई तो समर्थ हंस पड़ा। तुम जीना हराम कर दोगी उसका, या उसका दिल आ जाएगा तुम्हारी हरकतों पर? समर्थ ने हंसते हुए कहा। क्यों, तुम्हारा आ गया क्या? मीत ने तपाक से कहा। अरे, मेरे दिल पर तो पहले से ही डकैती पड़ चुकी है। समर्थ हंस दिया। उसका इशारा गीत की ओर था, मगर गलतफहमी का शिकार मीत उसका इशारा अपनी ओर समझ बैठी। हाँ लुटे दिल वाले, अभी मैं जाती हूँ, वरना यह मुझे सस्पेंड कर देगा। और हाँ, कल आपका अपॉइंटमेंट है, भूल ना जाना। मीत ने याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है। पहले अपॉइंटमेंट और उसके बाद हम दोनों कॉफ़ी पीने चलेंगे।
और ढेर सारी बातें करेंगे। काफ़ी कुछ बताना है तुमको। समर बहुत उत्साहित दिखा। बिल्कुल, मैं आराम से सब सुनूंगी। मुझे भी बहुत इंतजार है सब सुनने का। और हाँ, फ़ोन ठीक हो गया तुम्हारा तो शाम को मैं युग और गीत के फंक्शन की फ़ोटो भेजूंगी, देखना। मेरी गीत कितनी प्यारी लग रही थी, मीत ने चहकते हुए कहा। ओके, भेजना। और हाँ, कल टाइम निकाल कर आना, काफ़ी लंबी बातें करनी है। समर्थ ने कहा तो मीत के ख्यालों की पतंग फिर हवा में गोते खाने लगी। उसे लगा समर्थ शायद वह सब कहेगा जिसका उसे इंतजार था। शाम के 6 बज चुके थे। समर्थ ने अपने फ़ोन का डाटा बैकअप लगाया हुआ था। इतने में युग का फ़ोन आता है। भाई, मैं अभी मार्केट आया हुआ हूँ, मुझे कुछ आइडिया दे, गीत के लिए क्या ले लूँ। युग जल्दीबाजी में था। अभी क्यों ले रहा है, अभी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई है। समर्थ हंसा। उससे क्या होता है, कभी ना कभी तो होगी। तू बस मुझे आइडिया दे। यहाँ मार्केट बहुत अच्छा है, जल्दी बताना, लड़कियों को क्या पसंद आता है। युग की आवाज़ में एक बेसब्री थी। अब मैं कैसे बताऊँ यार, थोड़ा सोच कर। एक काम कर, झुमके ले ले, ज़्यादातर लड़कियों को झुमके बहुत पसंद आते हैं। वही ले ले, समर्थ ने सलाह दी। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ अंदर मार्केट में पहुँच रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ पसंद आता है मैं तुझे फ़ोटो भेजूंगा। तू देखकर बताना कौन सा ले लूँ। और हाँ, ऑनलाइन रहना, गायब मत हो जाना। युग ने हिदायत दी। अच्छा ठीक है, तू व्हाट्सअप कर देना, मैं देखकर बता दूंगा। कहते हुए समर्थ ने फ़ोन रख दिया और व्हाट्सअप खोलकर बैठ गया। उधर मीत अगले दिन की तैयारी कर रही थी। उसे अगले दिन समर्थ से जो मिलना था, उसे सवर ही नहीं हो रहा था, इसलिए वह कल क्या पहनेगी इन सब चीज़ों को बहुत देख रही थी। ये वाला सूट पहनती हूँ, ये मैंने आज तक नहीं पहना है। समर्थ को यह रंग अच्छा भी लगता है, और उसके लाए हुए झुमके भी इसे मैच कर रहे हैं। मुझे याद है, जब जब मैं येलो कलर पहना है, तब तब उसने मुझे कंप्लीट कर दिया है, और इसीलिए वह मेरे लिए येलो झुमके भी लेकर आया है। अब तो मैं यही पहनूंगी। मीत एक बहुत ही प्यारे अनारकली सूट को लिए बैठी थी। थोड़ी चूड़ियाँ भी पहन लूंगी। और एक काम करती हूँ, रेस्टोरेंट में आज ही बात कर लेती हूँ, हम दोनों के लिए टेबल बुक कर लेती हूँ। और एक काम करती हूँ, कल हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेती हूँ। सारा दिन काम करूँगी तो शाम तक चेहरा डल हो जाएगा। मुझे अपने खास दिन पर बिल्कुल फ्रेश दिखना है। मीत हड़बड़ा ही रही थी कि वहां पर गीत आ गई। क्या बात है, कहाँ की तैयारी हो रही है, गीत ने आते ही पूछा। कहीं की नहीं, वो तुम्हारी शादी कभी भी हो सकती है, तो मैं कपड़े निकाल कर देख रही थी, मेरे पास कौन कौन से कपड़े हैं और कौन कौन से लेने हैं। मीत ने चूड़ियां और झुमकों को साइड में रख दिया। अच्छा, तो यह बात है, तो मैं तुम्हारी भी शादी जल्दी ही करवा देती हूँ, गीत ने मजाक किया। अच्छा जी। मी शर्मा गई। क्या बात है, शादी के नाम पर गाल एकदम लाल हो गए तुम्हारे। शर्माओ शर्माओ बेटा, खूब शर्माओ। मैं सोच रही हूँ जल्दी ही पापा को और फूफा जी को बता देती हूँ कि मीत को लड़का पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढने लगे। गीत ने थोड़ा संजीदा होकर कहा। लेकिन तुम कहोगी क्या उनसे, मीत ने सवाल किया। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं कह दूंगी कि मैंने मीत को समझा दिया है और वह समझ गई है। पापा और फूफा जी तो मान जाएंगे। हाँ, बस बुआ जी को समझाने में थोड़ी मेहनत करनी होगी, उनको शक हो जाएगा कि जरूर बात कुछ और है। गीत ने कहा तो मीत ने हाँ में सिर हिलाया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, समर्थ को उस दिन फोटो भेजनी थी। मेरे फोन में ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे पास है तो भेज दो। मीत ने तस्वीरों का जिक्र किया। हाँ हाँ, भेज दूंगी। अब इस घर की सारी चुगलियां कर दो उनको, तुम्हारे होने वाले जो ठहरे। गीत ने चुटकी ली। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस एक दोस्त के नाते। मीत शर्मा गई। वह तो तुम्हारे लाल लाल गाल बता रहे हैं कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। कहते हुए गीत हंसती हुई बाहर चली गई। और मीत फिर से समर्थ के बारे में सोचने लगी कि जब समर्थ उससे प्यार का इजहार करेगा तो मैं कैसे शर्मा कर जवाब दूंगी, और कैसे उसे अपने प्यार की बातें खुलकर कहूंगी। मीत आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और खुद से बातें करने लगती है। जब मुझे कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। मैं कहूंगी, मुझे नहीं पता परफेक्ट पार्टनर क्या होता है, लेकिन जो मेरे लिए तुम हो वैसा कोई दूसरा नहीं है। सच कहूँ तो मैं ये भी नहीं जानती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, या प्यार ऐसा ही होता है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिना किसी शिकायत के गुजार सकती हूँ। मुझे तुम्हें
कभी कुछ बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो। मुझे अच्छा लगता है तुमसे बातें करना, तुम्हारे बारे में बात करना, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखना। और सबसे अच्छा तब लगता है जब तुम्हारी बातों में मेरा जिक्र आता है। तुम्हारी आंखों में अपने लिए फिक्र देखती हूँ तो खुद को बचाकर रखने का ख्याल आ जाता है। अच्छा लगता है यह महसूस करना, इस पूरी दुनिया में कोई एक है जो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए बना है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने आप से कहते हुए मीत की आंखें भर आती हैं और वह रोमांचित हो उठती है। उधर समर यूके मैसेज का इंतजार करता है। जब वह देखता है कि यूकी भेजी हुई पुरानी फोटो का बैकअप होने लगा है और उसमें गीत की वह तस्वीर भी थी जो युग ने उसे भेजी थी, मगर समर्थ उसे समय से डाउनलोड नहीं करता है। इतनी देर में युग का फिर फोन आता है। मैंने तुझे फोटो भेजी है, नेटवर्क कम है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। और जैसे ही पहुंचे तुरंत बताना मुझे कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। युग फिर जल्दीबाजी में बोला, हाँ हाँ, मैं फ़ोन हाथ में ही लिए बैठा हूँ। एक तो डाटा बैकअप हो रहा है, इसलिए नेट स्लो चल रहा है, समर्थ ने जवाब दिया। एक दो और मैंने और भी फोटो भेजता हूँ, तू कॉल मत काटना, युग ने कहा तो समर्थ हंस पड़ा। हाँ नहीं काटूंगा, तू आराम से देख, समर्थ ने कहा। वैसे ही मीत के मैसेज के लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। मीत के इतने सारे मैसेज क्या भेज रही है, समर्थ ने मन ही मन में कहा और मीत की चैट को खोल कर देखा। मीत ने उस दिन के फंक्शन की सारी तस्वीरें भेजी हुई थी। समर्थ एक एक करके तस्वीरों को देखने लगा। उसने फोन को हैंड फ्री कर लिया ताकि उसकी आवाज भी उसे सुनाई देती रहे। अब तक की तस्वीर युग और उसके परिवार की थी। गीत की कोई साफ तस्वीर उसे नहीं दिखी थी। अगली तस्वीर गीत की आने वाली ही थी कि युग फोन पर बोल पड़ा, अब देख मैंने कुछ फोटो भेजी हैं, इनमें से कौन सा झुमका लूं। युग के इतना कहते ही समर्थ वापस युग की चैट पर चला गया और झुमके की फोटो देखने लगा। पिंक वाले झुमके अच्छे लग रहे हैं, यही ले ले, समर्थ ने फोटो देखते हुए कहा। अच्छा है ना, फाइनल कर दूं, युग ने दोबारा पूछा। हाँ फाइनल कर दे, समर्थ ने फिर कहा। फिर युग ने फोन काट दिया। समर्थ की निगाह अचानक से ऊपर की तस्वीर पर गई। यह तस्वीर पर जो युग ने उसे उस दिन भेजी थी, वह तस्वीर अब डाउनलोड हो चुकी थी। वह गीत की तस्वीर थी। गीत की तस्वीर देखकर समर्थ एक पल के लिए चौंक गया। यह तो उसकी फोटो है, यह मुझे युग ने क्यों भेजी। समर्थ को एकदम कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक मीत का फोन आ गया। समर्थ ने फोन रिसीव किया। तुमने फोटो देख ली, कोई कमेंट नहीं किया, अच्छी नहीं लगी क्या, मीत ने बचपने में कहा। हाँ देखता हूँ, पूरी नहीं देखी मैंने, समर्थ ने बहुत धीरे से कहा और मीत की भेजी हुई बाकी तस्वीरों को देखने लगा। जैसे ही समर्थ की निगाह गीत की तस्वीर पर गई, उसके हाथों से फोन छूट गया और मीत बोलती रह गई, समर्थ आवाज नहीं आ रही है क्या, हेलो समर्थ, हेलो। समर्थ गीत और युकी फंक्शन की फोटो देखकर जड़बत हो गया। उसे उस समय मीत की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। उसे दिखाई दे रही थी तो बस गीत की वह तस्वीर जिसमें वह लाल दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। मीत लगातार बोले जा रही थी मगर समर जड़बत होकर बिस्तर पर बैठा था। अभी जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर फोन की ओर देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह फोन को उठाकर एक बार फिर वह तस्वीर देख ले। मीत की आवाज उसे बार बार सुनाई दे रही थी। हेलो मित्र, हेलो। समर धीरे से फोन उठाया और कहा, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर समर्थ ने फोन काट दिया और एक बार फिर हिम्मत जुटाकर वह तस्वीर देखने लगा। हाँ, ये वही लड़की थी जिसका सपना वह पिछले 4 सालों से देख रहा है। ये वही चेहरा था जिसे वह अपना बनाने की सोच रहा था। ये वही चेहरा है जो पिछले 4 सालों से एक दिन भी उसके ख्यालों से इधर उधर नहीं हुआ। समर्थ ने अपनी जिंदगी किसी और के साथ कभी कल्पना ही नहीं की थी। आज उस लड़की को अपने ही दोस्त के साथ देखकर उसे धक्का लगा। जो अपनी आंखों के सामने वह देख रहा था वह उसे सच मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी कोई गलत फहमी हो, शायद जो वह देख रहा है वह सच ही नहीं है, उसकी आंखों का धोखा है। अपने इसी भ्रम को दूर करने के लिए वह बार बार यू की भेजी तस्वीर और मीत की भेजी तस्वीर को देखे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। इन आंसुओं में समर्थ की उम्मीदें थीं, उसके सपने थे। बहुत घंटे तक समर्थ यूं ही चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वह दृश्य आ रहे थे
जब उसने गीत को पहली बार देखा था। और फिर वह तस्वीर हकीकत से सामना करने की समर्थ की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? जिस लड़की के ख्वाब मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ, उसकी शादी किसी और से कैसे हो सकती है? भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता है। वह तो सब जानते हैं कि मैं कितना पसंद करता हूँ उसे। मैंने हर बार सिर्फ उसी लड़की को मांगा है। मैंने तो और कुछ मांगा ही नहीं, किसी और की तरफ कभी देखा भी नहीं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं रह नहीं पाऊंगा उसके बिना। मैं कैसे रहूंगा? अपनी जिंदगी उसके बिना सोची नहीं। मैंने आने वाले 40 साल उसके साथ सोच लिए थे। मैं दोबारा वह ख्वाब कैसे देख पाऊंगा? बदे समर्थ घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। कोई चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, जो हो रहा था उसे रोकना चाहता था, लेकिन इस समय कुछ भी उसके बस में नहीं था। उसे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। वो सारी रात समर सो नहीं सका। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। जागता रहा, कभी आसमान की तरफ देखा, कभी आईने की तरफ। इस तरह वह पूरी रात उसकी आंखों में ही कटी। उधर यही हाल मीत का था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी और कल होने का इंतजार कर रही थी। और उसी इंतजार में उसकी आंख लगी और वह समर्थ के साथ शादी का सपना देखने लगी। सपना इतना प्यारा था कि वह उठने को तैयार ही नहीं थी। अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई मीत की आंख तब खुली जब माँ ने उसे झंझोड़ा। 7:30 बज चुके हैं, हॉस्पिटल कब जाओगी? क्या? मीत चौंक कर उठी और निगाह घड़ी पर गई। इतनी देर तक कौन सोता है? माँ ने उसे डांटा। आज हॉस्पिटल से छुट्टी है। एक छोटी सी पार्टी है, वहीं जाना है मुझे, इसलिए देर तक सो रही थी। और कितना अच्छा सपना देख रही थी माँ, आपने उठा दिया। मीत ने शिकायती लहजे में कहा। तू कब से सपने देखने लगी? तुझे तो हमेशा जागती आंखों के सपने पर भरोसा रहा है। नींद वाले सपने तुझे कब से अच्छे लगने लगे? माँ ने चादर तय करते हुए कहा। समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, एक तरह का नहीं रहना चाहिए। मीत ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। बातें मत बनाओ, फ्रेश हो जाओ। पोहा बनाया है मैंने, जल्दी नाश्ता कर लो, फिर जब पार्टी में जाना हो तो जाती रहना। माँ कहती हुई बाहर चली गई। मीत एक बार फिर अपने सपनों को याद करके मुस्कुराने लगी। दोपहर के 12 बज चुके थे। समर सिर्फ एक बार ही कमरे से बाहर निकला था। उसने सबसे कह दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वह ऑफिस नहीं जाएगा और घर पर ही आराम करेगा। और सख्त हिदायत दी थी कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। अपने कमरे में बैठा समर्थ एक बार फिर तस्वीर को देखने लगा। जिंदगी की हकीकत इतनी कड़वी होगी, कभी सोचा नहीं था। जिसके साथ शादी करने के सपने में इतने सालों से देख रहा था, और उसका रिश्ता मेरे ही दोस्त से तय हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इन सब का सामना कैसे करूंगा। समर्थ ने भरी आंखों से कहा और फोन को एक किनारे रख दिया। समर्थ अपने मन में उठ रहे द्वंद से जूझ रहा था। इस समय वह ना तो किसी से मिलना चाहता था और ना किसी की आवाज़ सुनना चाहता था, ना ही किसी से बात करना चाहता था। लेकिन वह भूल गया था कि आज उसने मीत से मिलने का वादा किया है। लेकिन मीत को सब याद था और वह अपने वादे के मुताबिक रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। वहां उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। प्राइवेट कॉर्नर को उसने बुक किया था, जहाँ कुछ गुलाब थे, कैंडल थी और पीली अनारकली में मीत, जो समर्थ के लिए झुमके पहनकर आई थी। उसने बालों को हल्का सा कर्ल किया हुआ था, आंखों में गहरा काजल लगाया हुआ था और सिर्फ गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाकर वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। इंतजार करते करते काफी समय बीत चुका था। मीत बार बार यह सोच रही थी कि समर्थ अभी तक क्यों नहीं आया है। आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, समर्थ अभी तक क्यों नहीं आया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आज तक कभी लेट नहीं हुए। फोन करके देखती हूँ। मीत ने समर्थ को कॉल किया, मगर समर्थ ने फोन नहीं उठाया। उसने एक बार फिर कॉल किया, फोन फिर भी नहीं उठा। तीसरी बार जब उसने कॉल किया तो समर्थ ने फोन उठाया। कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? मीत ने शिकायती लहजे में कहा। मीत, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर समर्थ ने फोन काट दिया और माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। पर बेहद हताश था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था किसी से बात करने के लिए। लेकिन उसकी इस मनोदशा से मीत बिल्कुल अनजान थी। वह तो सोच रही थी कि समर्थ आया क्यों नहीं। समर्थ के अचानक फोन काट देने से मीत उसे फिर से फोन लगाया। एक बार फिर मीत का फोन देकर समर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। उसने फिर फोन नहीं उठाया।
मीत एक बार फिर फोन किया। इस तरह बार बार फोन आने से समर्थ का गुस्सा बढ़ गया और उसने फोन उठाया, और इससे पहले मीत कुछ कह पाती, समर्थ का गुस्सा फूट पड़ा। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि बाद में बात करता हूँ, तो क्यों बार बार फोन कर रही हो? बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो, कहकर समर्थ ने गुस्से में फोन काट दिया। मीत समर्थ के इस व्यवहार पर अवाक रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि समर्थ ने उससे इस तरह बात क्यों की। गुस्से में समर्थ ने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया, और पास में रखा फ्लावर वास उठाकर फेंक दिया। समर्थ अपने दुख और हताशा में यह भी भूल गया कि उसने मीत से मिलने का वादा किया है। उधर मीत समर्थ के इस व्यवहार पर हैरान थी। समर्थ इतने गुस्से में आज तक मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। क्या करूं? दोबारा फोन लगाऊं? कहीं दोबारा गुस्सा हो गए तो? अगर हो भी गए गुस्सा तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी और तेज डांट लगा देंगे। एक बार फिर बात करती हूँ। यही सोचकर मीत ने दोबारा फोन लगाया, मगर समर्थ का फोन स्विच ऑफ था। समर्थ से ऐसे व्यवहार की उम्मीद मीत को बिल्कुल भी नहीं थी, और वह उसके इस व्यवहार का कारण भी नहीं समझ पा रही थी। तो बहुत देर समर्थ के फोन ऑन होने का इंतजार करती रही। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मीत का मन अनजानी आशंकाओं से भर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिलहाल उसने समर्थ का इंतजार करना ही ठीक समझा। वह लगातार उसके फोन ट्राई कर रही थी, मगर हर बार फोन बंद ही आता। अब मीत के सब्र का बांध भी टूट रहा था। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत चुके थे। मोमबत्तियां पूरी तरह से जल चुकी थीं, और गुलाब के फूल मुरझा गए थे, और उसके साथ ही मुरझा गई थी मीत की उम्मीदें। वेटर 5वीं दफा मीत के पास ऑर्डर के लिए आया था, लेकिन हर बार उसे थोड़ी देर और कहकर रोकने वाली मीत ने इस बार ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और पूरा पेमेंट कर वह मुरझाए चेहरे के साथ वहां बैठ गई। मीत की आंखें भर आई थीं। वह हर बार खुद को समझाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। खुद को समझा रही थी कि शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए समर्थ नहीं आ पाए। लेकिन फोन क्यों बंद कर लिया था, इस बात का जवाब उसके पास भी नहीं था। मीत बैठी ही थी कि माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि मुकुल आज दिल्ली वापस जा रहा है, इसलिए वह पार्टी से जल्दी वापस आ जाए। माँ का फोन कटने के बाद मीत ने अपने आप को संभाला। वह बाथरूम गई। उसने अपना चेहरा धोया, झुमके निकालकर बैग में रख लिए, और बेहद सादे तरीके से दुपट्टे ओढ़कर घर वापस आ गई। जब माँ ने पूछा कैसी रही पार्टी, तो इस बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना पर्स बिस्तर पर फेंका, आईने के सामने जाकर और रोने लगी। अपने मन को समझा नहीं पा रही थी। समर्थ का इंतजार करना उसे बहुत अखर गया था। माँ की बार बार दरवाजा खटखटाने पर उसने खुद को संभाला और कपड़े चेंज करके बाहर आ गई, और बहाना यह बना दिया कि वह काफी थक चुकी है। मुकुल दिल्ली जाने वाला था, इसलिए सब काम में व्यस्त थे। गीत भी खाना पैक कर रही थी कि मुकुल उसके पास आया। अभी कम दिनों की छुट्टी मिली है। अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी सगाई और शादी दोनों की तारीख तय कर दूंगा। मुकुल ने गीत के सिर पर हाथ फेरा। इतनी भी क्या जल्दी है भैया? गीत ने उदास मन से कहा। लगता है तुम्हें जल्दी नहीं है। तुम्हें जल्दी करवाने का उपाय है मेरे पास। मुकुल हंसा। कैसा उपाय? गीत ने हैरानी से देखा। अपना फोन दो। मुकुल ने फोन मांगा तो गीत ने बिना कुछ कहे फोन दे दिया। थोड़ी देर मुकुल ने फोन में कुछ किया और वापस कर दिया। ये लो, तुम्हारा काम हो गया, मुकुल ने हंसते हुए कहा। कैसा काम? गीत ने फिर पूछा। मैं तुम्हारे फोन में युग का नंबर ऐड कर दिया है। अब तुम जब चाहे तब उससे बात कर सकती हो। मुकुल के इतना कहते ही गीत शर्म से लाल हो गई। इसकी क्या जरूरत है भैया? गीत ने झिझकते हुए कहा। बिल्कुल जरूरत है। अभी सगाई और शादी में समय है, इसलिए तब तक तुम युग को अच्छे से जान लो, मुकुल ने सलाह दी। आपकी पसंद कभी खराब नहीं हो सकती है, गीत ने भरोसे के साथ कहा। पूरी जिंदगी बिताना है बेटू, इतने बड़े फैसले इतनी जल्दीबाजी में नहीं लिए जाते। इसलिए युग का नंबर लो, उससे थोड़ी थोड़ी बात करो, और अगर तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा हो तो मुझे बताना। इस बारे में मम्मी को, पापा को, बुआ जी या फूफा जी किसी को भी कुछ मत बताना। ये मेरा, तुम्हारा और मीत का सीक्रेट रहेगा, मुकुल ने समझाते हुए कहा। इतने में मीत वहां आ गई। भैया सही कह रहे हैं, एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, मीत ने सादे मन से कहा तो मुकुल को उसके चेहरे पर उदासी महसूस हुई। क्या हुआ? तुम बहुत उदास दिख रही हो, मुकुल ने सवाल किया।
कुछ नहीं भैया, छोटी सी पार्टी थी, इसलिए थक गई। रात को भी सो नहीं पाई। और आज आप जा रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। मीत ने बहाना बनाया। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब तो तुम्हें भी फूफा जी के बॉस का भतीजा पसंद है, तो वहाँ भी बात कर लेंगे। और हाँ, मैंने युग की कुंडली मंगवाई है। जैसे ही वह आ जाए, ये तुम्हारा काम रहेगा कि तुम दोनों की कुंडली मैच करवा लेना। पापा को तो तुम जानती हो, कुंडली ही खो देंगे। मुकुल ने हंसते हुए कहा। समर्थ रात भर सो नहीं पाया था, इसलिए उसकी आंखें लग गईं। सपने में उसने देखा कि वह और गीत एक साथ खड़े हैं। समर्थ गीत को गले लगाने ही वाला होता है, युग पीछे से आकर गीत का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपने साथ ले जाता है। सपना देख समर्थ की आंखें खुल जाती हैं और वह चौंक जाता है। उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। जब घड़ी देखता है तो शाम के 7 बज चुके थे। पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और वह सोता रहा। समर्थ ने बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोया तो उसे याद आया कि उसने मीत से मिलने का वादा किया था। ओह नो! टेंशन में मैं भूल ही गया कि मैंने मीत से मिलने का वादा किया था। तभी वो मुझे फोन कर रही थी और मैंने उसे डांट दिया। ओह नो! वह मेरा रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही होगी। ये क्या किया तूने समर? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फोन करो, सही नहीं होगा। बहुत गुस्से में होगी। मैसेज करके बता देता हूँ कि तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आ नहीं पाया। समर्थ ने बाथरूम से बाहर निकलकर मीत को मैसेज किया। सॉरी मीतिका, तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आ नहीं पाया। तुम्हें इंतजार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। समर्थ ने इतना ही लिखा और फोन रख दिया। उधर मीत समर्थ का मैसेज देख हैरान रह गई। मित्र भी नहीं, डॉक्टर शर्मा भी नहीं, सीधे मीतिका। समर्थ को हो क्या गया है? समर्थ क्या मैसेज को देख मीत का मन आशंकाओं से भर गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।